दोस्तों सेक्शन 11 सीपीसी सिर्फ एक प्रोविज़न नहीं है, बल्कि सेक्शन 11 सीपीसी के पीछे जुडिशियल डिसिप्लिन एक बैकबोन की तरह खड़ा हुआ है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके पीछे पब्लिक पॉलिसी है, जुडिशियल एफिशिएंसी है और फाइनलिटी ऑफ डिसीजन जैसे बड़े-बड़े प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। और यकीन मानिए अगर आपने रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लिया तो सीपीसी के कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और इश्यूज आपको ऑटोमेटिकली क्लियरली होने लगेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं उस प्रिंसिपल से जो कोर्ट के सामने बार बार आता है और वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बहुत आसानी से समझ में ना आने वाला प्रिंसिपल्स है, बट यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आने वाले वीडियोस देख लिए, क्योंकि रेस जुडिकेटा एक पार्ट में नहीं होगा, लगभग 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने ये पूरी लेक्चर सीरीज़ देख ली तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि रेस जुडिकेटा तो छोड़िए, सीपीसी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस लेक्चर 1 से लेकर चालू हो जाइए और जब तक सीपीसी चल रहा है बने रहिए इस यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल पे। तो सेक्शन 11 सीपीसी का हम लोग कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं। अब सेक्शन 11 जो है वो एक प्रकार का वही है जो कि सेक्शन 11 जो है वो वही है जो कि सेक्शन 300 सीआरपीसी है। सेक्शन 11 सीपीसी को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी जो है वो याद में आना चाहिए। दोनों का पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। पॉलिसी को एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो पॉलिसी कुछ इस तरीके की कहती है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में एक केस चला एक केस चला और उसका जजमेंट भी हो गया तो वही पार्टीज़ वापस अगर उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर केस वापस लगाते हैं तो वो केस जो है वो नहीं चलेगा, वो टेनेबल जो है वो नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा, इट विल बी बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकेटा। बहुत कम शब्दों में एक लाइन में इसको हमने अभी समझ लिया कि एक बार दो लोगों के बीच में एक केस चला है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये है, और अगर उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर दोनों लोगों के बीच में फिर से केस आता है तो वो केस टेनेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। बस यही प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा को, और कुछ भी नहीं है। बट क्या इतनी सी बात पर बात ख़त्म हो जाएगी? अरे नहीं भैया, बात तो अभी चालू भी नहीं हुई, बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा और शायद आप सुनते सुनते थक जाएंगे, बट ये प्रिंसिपल ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए कोर्ट नंबर 1 में अभी मैं बेयर एक्ट पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। मान लीजिए एक कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1, उसमें ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, राइट। वो सूट का फाइनल डिसीजन भी आ चुका है और मतलब जजमेंट जो है वो आ चुका है, डिक्री भी हो चुकी है, ये आप समझ लीजिए। फाइनल डिसीजन मतलब ऑन मेरिट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एविडेंसेस लिए जा चुके थे, प्लेंटिफ ने अपने एविडेंसेस दिए, डिफेंडेंट ने अपने एविडेंसेस दिए और उसके बाद जो है जजमेंट आया, ठीक। इनके बीच का जो विवाद था, ए और बी के बीच का जो एक्चुअल डिस्प्यूट था, वो थी एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम ले लीजिए प्रॉपर्टी नंबर एक्स से रिलेटेड जो है ए और बी के बीच में डिस्प्यूट आया, राइट। अब मान लीजिए ये डिस्प्यूट हुआ था लगभग 1 जनवरी 2020 को ये डिस्प्यूट हुआ था। अब उसके 6 साल बाद हम लोग आ गए 2026 में, मतलब 1 जनवरी 2026 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या किया, ए ने फिर से बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, या फिर ये कह लो कि बी ने ए के ऊपर सूट फाइल कर दिया। सब्जेक्ट मैटर जो रहा वो अभी भी प्रॉपर्टी नंबर एक्स रही। तो अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, क्या ये सूट चल पाएगा? क्या कोर्ट इसका ट्रायल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट पार्टीज़ जो हैं वो सेम हैं और उनके बीच का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी सेम है, उनके बीच के जो इश्यूज़ हैं वो भी सेम है।
ये तीनों चीज़ें सेम हैं इस पुराने वाले से। तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीपीसी पढ़ के रखा हुआ है और अगर आप ऐसे लॉ स्टूडेंट नहीं हैं जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका है, सीपीसी आप पढ़ चुके हैं, तो आप सबसे पहला जवाब देंगे कि सेक्शन 11 सीपीसी लगना चाहिए। और सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकेटा लगेगा और रेस जुडिकेटा की वजह से जो सूट नंबर 2 है, वो सूट नंबर 2 बार हो जाएगा, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाएगा और सूट जो है वो क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, सूट डिसमिस्ड। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही भी बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये मेन पॉलिसी है। पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी कहती है कि अगर दो लोगों के बीच में एक बार सेम सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में सूट हो चुका है और वो सूट फाइनली डिसाइडेड हो चुका है, तो वापस सेम पार्टीज़ के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा सूट नहीं आना चाहिए। अपील अपील आ सकती है, बिल्कुल अपील तो होगी। अपील पहले ही सूट का कंटिन्यूएशन है। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है, ये एक फ्रेश सूट की परिभाषा में नहीं आता। अपील तो कंटिन्यूएशन है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, क्योंकि अपील तो चलेंगी आगे हायर कोर्ट्स के अंदर। तो अगर इशू को सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर, ये कौन सा कोर्ट है? कोर्ट नंबर 1 जो है वो फॉर्मर कोर्ट है। इसको आप बोल सकते हैं फॉर्मर कोर्ट, इसको आप बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट कोर्ट। सब्सिक्वेंट कोर्ट क्योंकि ये दूसरा कोर्ट है, बाद में आया है, तो इसको आप सब्सिक्वेंट कोर्ट बोल दीजिए। और जो पहले वाला कोर्ट है इसको आप फॉर्मर कोर्ट बोल दीजिए। और इसी को आप बोल सकते हैं फॉर्मर सूट बोल सकते हैं, और इसी को आप बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट सूट। ये कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। तो अगर सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर इश्यूज सेम हैं जो कि पहले वाले कोर्ट में, मतलब फॉर्मर कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है वो उन इशू को ट्राई नहीं कर सकता या उस सूट को ट्राई नहीं कर सकता। अगर पार्टीज सेम हैं या पार्टीज के टाइटल सेम है, मतलब लीगल कैपेसिटी सेम है, तो वो अलाउड नहीं होगी। देखिए, अभी हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर ही खेल रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है, अब सब्सिक्वेंट कोर्ट के ऊपर बार है। रेस जुडिकेटा का जब भी बार लगेगा तो वो सबसे पहली बात याद रखिए सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर उठेगा। अगर पहली बार सूट फॉर्मर कोर्ट के अंदर आया है तो फॉर्मर कोर्ट तो पहला ही कोर्ट होगा। ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। यहाँ पर पहली बार सूट आया है तो यहाँ पर तो बार आने का कोई प्रश्न नहीं होता। एक बार क्योंकि सूट डिसाइड हो चुका है या इशू डिसाइड हो चुका है और सब्सिक्वेंट कोर्ट में या सब्सिक्वेंट सूट में वापस वही इशू उठा है या पूरा का पूरा आइडेंटिकल सूट आया है, क्योंकि रेस जुडिकेटा ज़रूरी नहीं कि पूरे सूट पे लगे, वो इशू पे भी लग सकता है। रेस जुडिकेटा इशू पर भी लगता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सूट आइडेंटिकल हो। मतलब फॉर्मर सूट जो है उसको आप सूट नंबर 1 बोल दीजिए, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मर सूट नंबर 1 और सूट नंबर 2 जो है वो आइडेंटिकल हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इश्यूज़ भी सेम हो सकते हैं, हो सकता है इसमें इशू नंबर 1 और इसके अंदर इशू नंबर 3 वो सेम हो, तो इस इशू पर जो है वो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा और सब्सिक्वेंट कोर्ट उस इशू को ट्रायल नहीं कर सकता, बाकी सब सूट के जितने भी इश्यूज हैं उनको ट्रायल कर सकता है। बट इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने बोल दिया और उतना आसानी से आपने सुन लिया। इतना आसान बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं आसान है उसका कारण है। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि पार्टीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए वर्सेस बी है, यहाँ पर भी देखिए पार्टीज़ सेम है। पार्टीज़ सेम होने का मतलब ये नहीं है कि ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया था तो पहले वाले कोर्ट के अंदर, मतलब फॉर्मर कोर्ट में ए प्लेंटिफ था, बी डिफेंडेंट था, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर या सब्सिक्वेंट सूट के अंदर भी ए को प्लेंटिफ या बी को डिफेंडेंट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, इंटरचेंज भी हो सकता है। मतलब ए बन सकता है डिफेंडेंट और बी बन सकता है प्लेंटिफ, ये पॉसिबल है। या ये भी हम कह सकते हैं कि
उनके बीच का लीगल टाइटल सेम होना चाहिए, लीगल कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम बात करेंगे, बट अभी मैं बैकग्राउंडर बना रहा हूँ, ये क्लास पूरी बैकग्राउंडर की है। देखिए आप क्या होता है, देखिए लीगल कैपेसिटीज़ सेम होनी चाहिए, लीगल कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। क्यों लीगल कैपेसिटी सेम होनी चाहिए? इसका एक सिंपल सी भाषा में है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, सूट नंबर 1 था। अब मान लीजिए ए ने दूसरा सूट सी के ऊपर फाइल किया, सूट नंबर 2 था, सूट नंबर 2 था। सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है, सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या ये सूट चलेगा या नहीं चलेगा? सब्जेक्ट मैटर भले ही सेम हो, मान लीजिए प्रॉपर्टी अभी भी एक्स नाम की सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ भी एक्स नाम की सब्जेक्ट मैटर है, क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिए मान लीजिए ये प्रॉपर्टी एक्स है, ये प्रॉपर्टी एक्स है, और ए इसका ओनर है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है बी की, और मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है सी की, ये प्रॉपर्टी है डी की, ये प्रॉपर्टी है ई की, और ये प्रॉपर्टी है एफ की। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही गांव के अंदर या ज़मीनों का बंटवारा होता है। अब सबसे पहले विवाद हुआ ए और बी के बीच में। ए ने बोला अरे साहब ये तो गायब ही हो गया। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ। सबसे पहले क्या किया, बी ने यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर दिया ए की ज़मीन पर। तो ए सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर अभी भी ये है, ये मान लीजिए एक्स नाम की ज़मीन है, सब्जेक्ट मैटर अभी भी एक्स नाम की ज़मीन है। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, वो सूट का डिसीजन आ गया, जजमेंट हो गया। कुछ समय बाद अब सी ने एनक्रोचमेंट चालू कर दिया, सी ने एनक्रोचमेंट चालू कर दिया, उसी ज़मीन को लेकर सी ने एनक्रोचमेंट चालू कर दिया। तो क्या उसको ये माना जाएगा कि साहब ए ने बी के खिलाफ उसी ज़मीन पर सूट हो चुका है, तो अब ए सी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता? ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये एक फ्रेश सूट है, क्योंकि अब सी परेशान कर रहा है, ना कि बी कर रहा है, राइट। बट अब इसी केस में मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इसी केस में मान लीजिए कि बी की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल बी की डेथ हो गई, बी के बाद बी का लड़का आ गया, बी एस आ गया। ए और बी के बीच में सूट हुआ था, एक्स नाम की प्रॉपर्टी का सूट हुआ था, और वो सूट जो है फाइनली डिसाइडेड हुआ, हर्ड और फाइनली डिसाइड हुआ। कुछ समय बाद 2026 के अंदर क्या होता है, ए और बी एस की बीच में, मतलब अब जो डिस्प्यूट है वो बी की डेथ होने के बाद बी एस और ए के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। और अब बी एस बोल रहा है, बी एस ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, और बी एस बोल रहा है कि साहब मैं एक्स नाम की ज़मीन का ओनर हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़मीन मिली है एडवर्स पोजेशन से, मुझे ये ज़मीन मिली है एडवर्स पोजेशन से। फॉर एग्जांपल बी एस ये बोलता है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर अभी भी एक्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर अभी भी एक्स है। बट ये बी एस क्या पहले वाले सूट में था? पहले वाला सूट तो ए वर्सेस बी था, उसमें बी एस नहीं था। बट बी एस जो है वो बी का लड़का है, और बी एस के पास टाइटल कहाँ से डिराइव हुआ? बी एस ने टाइटल डिराइव किया बी से टाइटल डिराइव किया। बी एस का खुद का टाइटल नहीं था, बी एस ने बी से टाइटल डिराइव किया। मतलब यही है लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, मतलब लीगल कैपेसिटीज़ जो हैं वो सेम है। बी की और बी एस की जो लीगल कैपेसिटीज़ हैं वो सेम हैं, वो सेम है। ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं कि पहला सूट ए ने बी के ख़िलाफ़ फाइल किया, दूसरा सूट बी ने ए के ख़िलाफ़ फाइल किया, ज़रूरी नहीं। हो सकता है बी एस ने ए के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर दिया हो, लगेगा ऐसा कि यार ये पार्टी तो इसमें थी ही नहीं, तो बी एस और ए के बीच में भले ही एक्स नाम की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, बट ये प्रॉपर्टी जो है वो भले ही पुराने में भी वही प्रॉपर्टी हो, बट यहाँ बी एस है। बट बी एस ने क्योंकि टाइटल डिराइव किया है बी से, इसलिए बी एस इज़ लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, इस पे भी रेस जुडिकेटा लगेगा। तो रेस जुडिकेटा जो है सिर्फ उस बेसिस पे नहीं लगता कि साहब पार्टीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज़ तो सेम होनी चाहिए, बट या तो पार्टीज़ सेम हो
पार्टीज़ जो हैं या तो सेम हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, या दूसरा पॉइंट ये है उनका लीगल करेक्टर बोल दीजिए, या फिर इसको आप लीगल कैपेसिटीज़ बोल दीजिए, ये सेम होना चाहिए। मतलब जो टाइटल डिराइव किया है वो फॉर्मर सूट की किसी ना किसी पार्टी के द्वारा डिराइव किया गया है। याद रखें, टाइटल हैज़ बीन डिराइव्ड, लिख लीजिए आप, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज ऑफ फॉर्मर सूट। पुराने वाले सूट की जो पार्टीज़ हैं, इस पे 100-200 लाइन खींच लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। फॉर्मर सूट की जो पार्टीज़ हैं उनसे लीगल करेक्टर अगर कोई डिफाइन करता है तो बोला जाएगा उसका लीगल करेक्टर सेम है। तो इसलिए ए ने जब पहला सूट फाइल किया था बी के लिए, जिसका डिसीजन आ गया, जजमेंट आ गया, अब बी एस ने उसी प्रॉपर्टी को लेकर ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, तो वो सूट बिल्कुल टेनेबल नहीं होगा, रेस जुडिकेटा का बार लगेगा। क्यों? क्योंकि बी एस ने जो टाइटल डिराइव किया है वो कहाँ से डिराइव किया है? इस बी से टाइटल डिराइव किया है, बी ने अपना टाइटल दिया है, इसलिए रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा। तो रेस जुडिकेटा फिर से हम समझते हैं, रेस जुडिकेटा क्या बोलता है? रेस जुडिकेटा बोलता है कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में एक बार सूट चल चुका है, सब्जेक्ट मैटर भी एक था, उसके बाद जब आप सेकंड सूट फाइल करते हो, या तो ए ने बी के खिलाफ किया या बी ने ए के खिलाफ किया, या ए के सन ने बी एस मतलब बी के सन पे किया, मतलब लीगल करेक्टर दोनों का सेम है और सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी सेम है, तो उस केस में जो है सब्सिक्वेंट कोर्ट, बार किसके ऊपर आएगा? सब्सिक्वेंट कोर्ट पर आएगा। सब्सिक्वेंट कोर्ट बार्ड हो जाएगा। किस चीज़ के लिए बार्ड हो जाएगा? ट्रायल करने के लिए बार्ड हो जाएगा। रेस जुडिकेटा किसके ऊपर हिट करता है? ट्रायल के ऊपर हिट करता है, रूट पर हिट करता है। आप ट्रायल नहीं कर सकते, सब्सिक्वेंट कोर्ट बार्ड हो जाता है, ज्यूरिसडिक्शन बार्ड हो जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि रेस जुडिकेटा जो लगेगा वो सिर्फ सूट के ऊपर लगता है, ये ज़रूरी नहीं है। रेस जुडिकेटा जो है इश्यूज़ पर भी लगता है। अगर फॉर्मर कोर्ट के अंदर, मान लीजिए ये फॉर्मर कोर्ट के अंदर कुछ इश्यूज़ बने होंगे, इस पे इश्यूज़ बने होंगे, और सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर भी इश्यूज़ बने होंगे। अब इसमें से कोई एक आध इशू अगर सेम निकल आएगा तो उस केस में जो है रेस जुडिकेटा उस इशू पर भी लगेगा। तो रेस जुडिकेटा जो है कैन ईदर बी अप्लाइड ऑन द होल सूट, या तो होल सूट पर रेस जुडिकेटा लग सकता है, या फिर रेस जुडिकेटा किसके ऊपर लगेगा? पर्टिकुलर इश्यूज़ पर भी लग सकता है, इशू या मोर देन वन इश्यूज़ पे भी लग सकता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया फॉर्मर कोर्ट के अंदर, मान लीजिए एक इशू, दो इशू, तीन इशू ये बने, ठीक है। उसके बाद दूसरे कोर्ट के अंदर, सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर वापस ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, उसके बाद फिर कुछ इश्यूज़ बने, और इसमें से ये दो इश्यूज़ जो रहे वो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, रेस जुडिकेटा लग जाएगा, इश्यूज़ रेस जुडिकेटा यहाँ पर लग जाएगा, और कोर्ट जो है वो दो इश्यूज़ का ट्रायल नहीं कर पाएगा। दो इश्यूज़ को छोड़कर जो है बाकी सबका ट्रायल चलेगा, इन दोनों इश्यूज़ का बिल्कुल ट्रायल चलेगा। तो रेस जुडिकेटा जो है वो सूट के ऊपर भी लगता है, और अगर इश्यूज़ कॉमन होंगे तो इश्यूज़ के ऊपर भी लगेगा। बात यहाँ पर दो कोर्ट्स की हो रही है, फॉर्मर कोर्ट और सब्सिक्वेंट कोर्ट, या इसको आप प्रीवियस कोर्ट बोल सकते हो, सब्सिक्वेंट कोर्ट बोल सकते हो, प्रीवियस सूट बोल सकते हो, सब्सिक्वेंट सूट बोल सकते हो, वहाँ पर रेस जुडिकेटा लगेगा। रेस जुडिकेटा हमेशा सेकंड वाले कोर्ट के ऊपर लगेगा, प्रोवाइडेड दैट एक बार सूट पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हो चुका हो। क्या सिर्फ इतनी ही सी ही बात है? हाँ, प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा ही है, सिर्फ इतनी सी बात में पूरा रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल आ जाएगा। बट इसको जानना
इतना भी संभव नहीं है, बहुत कुछ है। अब हम इसमें पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 सीपीसी और डिकोड करते हैं एक एक चीज़ को कि क्या क्या जो है वो लेजिस्लेचर ने हमारे लिए रखा हुआ है। चलिए, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा क्या कहता है उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर डिकोड करते हैं एक एक चीज़ को। नो कोर्ट शैल ट्राई स्टार्टिंग हुई है नेगेटिव लैंग्वेज से और ऐसा लग रहा है कि एक रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, एक वर्ड ऑफ कॉशन है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue, in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit, has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such a subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो सेक्शन पढ़ने से बहुत भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने सीपीसी पहली बार पढ़ा है या आपने बहुत बार सीपीसी नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ बाउंसर जो है वो चीज़ जा चुकी है। बिल्कुल नहीं, बाउंसर आपको नहीं जान देंगे और आपको रेस जुडिकेटा ऐसे समझाया जाएगा कि हर बॉल जो है वो बाउंड्री के पार जाएगी। चलिए, अभी और बार पढ़ेंगे, हज़ारों बार बियर एक्ट पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। देखिए, रेस जुडिकेटा जब हम लोग जानते हैं और इसको पढ़ते हैं रेस जुडिकेटा, बट इसकी जो पूरा नाम है, रेस जुडिकेटा का जो पूरा नाम है वो एक्चुअली है रेस जुडिकेटा, जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। तो ये जो है ये एक्चुअली इसका पूरा नाम है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर, ACCIPTUR, ये इसका जो है पूरा मतलब है। बट अब ये जो लैटिन मैक्सिम है, ये जो लैटिन मैक्सिम है, ये लैटिन मैक्सिम एक्चुअली धीरे धीरे श्रिंक होकर किसके ऊपर आ गई, रेस जुडिकेटा के ऊपर आ गई। रेस जुडिकेटे प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर जो है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जाके श्रंक होके रेस जुडिकेटा बन गई। तो कभी प्रीलिम्स में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फुल नेम जो है रेस जुडिकेटा का वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर इज द फुल नेम ऑफ रेस जुडिकेटा, और रेस जुडिकेटा उसका निकनेम समझ लीजिए। अब देखिए, रेस जुडिकेटा में अगर अपन देखें, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, तो दोनों के ऊपर बार है, सूट के ऊपर भी बार है और इशू के ऊपर बार है। इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, तो ये कोई एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। ये किस टाइप के मैटर हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। has been directly and substantially in issue in a former suit, मतलब जो करंट सूट आपका चल रहा है, मतलब इसको आप बोल सकते हो कोर्ट नंबर 2 के अंदर, या आप सूट नंबर 2 उसको बोल दो, सूट नंबर 2 बोल दो। तो जो सूट नंबर 2 है उसके अंदर जो मैटर है, दैट मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू किसके अंदर, सूट नंबर 1 के अंदर, फॉर्मर सूट के अंदर। यही चीज़ आ रही है इसके अंदर। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit between the same parties, पार्टीज सेम होनी चाहिए, मतलब सूट नंबर 1 में और सूट नंबर 2 में पार्टीज सेम होनी चाहिए, या फिर बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they
और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। तो इशू और सूट पर तो हमारा ये जो डिस्कशन था ये क्लियर हो गया कि साहब जो रेस जुडिकेटा है वो सूट पर नहीं इशू पर भी लगता है। तो ये इस पे आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि साहब रेस जुडिकेटा सिर्फ सूट के ऊपर लगता है, नहीं सब इशू पे नहीं लगता। इस पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़। अब ये कॉम्पिटेंसी कैसे देखेंगे। और उसके बाद बोल रहा है एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। व्हाट डू वी मीन बाय सच कोर्ट? दैट मीन्स दी फॉर्मर कोर्ट। फॉर्मर कोर्ट की बात आ रही है कि साहब फॉर्मर कोर्ट के अंदर जो है मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इट हैड बीन ओवर और मैटर हैड बीन कंप्लीटली डिसाइडेड। मैटर हैड बीन कंप्लीटली डिसाइडेड। तो अब हमें डिस्कस क्या क्या करना है, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो हमें एक्चुअली डिस्कस करने हैं, अब वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग हुई है इसके अंदर नो कोर्ट शेल। शेल शब्द जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द बन जाता है। शेल, ये शेल वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इफ़ सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है, मतलब जो दूसरा वाला कोर्ट है, कोर्ट नंबर 2, सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है उसके ऊपर बार लग रहा है किसका? रेस जुडिकेटा का। अब सब्सिक्वेंट कोर्ट जो होगा दैट इज एक्चुअली बाउंड टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, बट ड्यू टू द रेस जुडिकेटा यहाँ पर इसका बार लग जाएगा और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि किस स्टेज पर जो है, एट व्हाट स्टेज ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा कैन बी रेज्ड। ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा कैन बी रेज्ड, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये मैं अब आपके सामने वो इश्यूज़ रख रहा हूँ जो हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्लासेस होगी रेस जुडिकेटा की। अब सवाल ये आता है कि स्टेज क्या होगी वो जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये आएगी हु विल रेज द ऑब्जेक्शन। हु विल रेज द ऑब्जेक्शन, क्या कोर्ट भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? क्या कोर्ट स्योमोटो रेस जुडिकेटा रेज कर सकता है? क्या स्योमोटो पावर इन्वोक कर सकता है कोर्ट? या फिर डिफेंडेंट ही हमेशा रेस जुडिकेटा का बार रेज करेगा? या फिर क्या पार्टी वेव कर सकती है? कैन अ पार्टी वेव हिज राइट ऑफ रेस जुडिकेटा? वेव हेज राइट ऑफ रेस जुडिकेटा मतलब एक पार्टी बोल रही कि ठीक है तुमने मेरे खिलाफ पहले सूट लगाया था बट कोई दिक्कत नहीं, तुम दोबारा भी सूट लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन रेज नहीं करूंगा रेस जुडिकेटा का। वेव कर दिया उसने। क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करी जाएगी। अब बात हो रहा है नो कोर्ट शेल ट्राई। तो शेल वर्ड के ऊपर अपन ने देखा कि शेल वर्ड के ऊपर क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राई। ये ट्राई बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है ट्रायल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर बन जाती है। अब यहाँ पर नो कोर्ट शेल ट्राई की बात आ रही है, मतलब इनकॉम्पिटेंसी जो है वो किसके ऊपर रिलेटेड है? अगर हम बात करें इनकॉम्पिटेंसी हो जाएगी, जो सब्सिक्वेंट कोर्ट हो जाएगा वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो उसकी जो इनकॉम्पिटेंसी है दैट इज़ रिलेटेड विद द ट्रायल। आप ट्रायल नहीं कर पाओगे, right? And it is not about stay or something else, it is the incompetency related with the trial। भाई शुरुआती देखिए no court shall try तो बार किसके ऊपर लग रहा है? अगर आप बोलोगे रेस जुडिकेटे का बार किसके ऊपर लग रहा है? ट्रायल के ऊपर बार लग रहा है। मतलब कोर्ट जो कॉम्पिटेंट था सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर, भाई सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था। हमने ये चर्चा करी थी कि कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन रहता है। अब इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन रहता है बट उसमें भी हमने बात करी थी कि सब विद इन दी सीपीसी बार लगेगा और आउटसाइड दी सीपीसी बार लगेगा। अगर आपने सेक्शन 9 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सेक्शन 9 पूरा पढ़िए, उसके बाद रेस जुडिकेटा पढ़िए।
तो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट का रहता है। भाई आपको याद होगा सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, एवरी सिविल कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट ऑफ द सिविल नेचर until and unless the jurisdiction is expressly or impliedly barred, but it is subject to the bar within the CPC. भाई एवरी सिविल कोर्ट बट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस विदिन, राइट, हमने ये बात करी थी। तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है, जो सिविल प्रोसीजर कोड जो है CPC जो है वो बार लगाता है। CPC जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड का जो बार लगता है, विद इन दी बार लगता है, उसमें से एक बार जो है वो सेक्शन 11 CPC का बार है। तो हम जो ये शब्द बोल रहे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई, तो यहाँ पर अगर रेस जुडिकेटा का बार लगेगा तो कॉम्पिटेंसी हो किसके ऊपर हिट हो जाएगी, ट्रायल की कॉम्पिटेंसी पे हिट हो जाएगा, और जो कोर्ट है वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट बन जाएगा। अब वो ट्रायल नहीं कर सकता, इनकॉम्पिटेंसी आ जाएगी, राइट। दूसरा इशू जब हम ट्रायल की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है रेस जुडिकेटा और रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। हमें रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल के बारे में भी डिफरेंस पता करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा और स्टॉपल। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या रेस जुडिकेटा एंटायर सूट के ऊपर बार लगाता है या फिर इश्यूज़ के ऊपर भी बार लगाता है। इश्यूज़ के ऊपर भी बार लगाता है मतलब स्पेसिफिक इशू के ट्रायल की इनकॉम्पिटेंसी आ जाएगी। इस चीज़ के ऊपर हमें बात करना है। उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे कि डज रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन अपील, क्या अपील में लगेगा, क्या आर्बिट्रेशन पे लगेगा, क्या प्रोसीडिंग्स पे लगेगा, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे लगेगा, PIL के ऊपर लगेगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के ऊपर लगेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमें चर्चा करनी है इसके अंदर कि क्या रेस जुडिकेटा सिर्फ सूट और इशू पे लगेगा या इन चीज़ों के ऊपर भी लगेगा। तो डज रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन इश्यूज और दी सेम सूट्स, ये भी अपन को देखना है। तो ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सी स्टेजेस पे रेस जुडिकेटा लगता है। थर्ड पॉइंट डिस्कशन होगा हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड पर। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, व्हाट डू वी मीन बाय द हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इसमें इसका क्या मतलब है। हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड को आप क्या बोलेंगे, तो क्या रेस जुडिकेटा एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगेगा, क्या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग को आप हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं मानोगे। कंसेंट डिक्री का क्या, जहां कॉम्प्रोमाइज डिक्री हो रही है मतलब क्या उसको आप हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं मानेंगे। ये मुद्दे हैं हमारे जो हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेंगे। अब मान लीजिए रेस जुडिकेटा अपील के ऊपर लग रहा है, मान लीजिए दूसरी मतलब उसी पर्टिकुलर फैक्ट्स पे कोई दूसरी अपील हुई जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस हुई, तो उस केस पे क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर कभी सूट डिसमिस होता है तो क्या दैट सूट अपील और प्रोसीडिंग्स विल फॉल विद इन द परव्यू ऑफ हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड और नॉट। ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड पे हमारा डिस्कशन होगा। फोर्थ है टाइटल, व्हाट डू वी मीन बाय द टाइटल। अब आपको अगर याद हो तो शुरुआत में जब फर्स्ट और सेकंड क्लास थी हमने शुरुआत की 5 क्लासेस जो हैं बेसिक्स पे लगाई हैं जिस पे हमने सिर्फ बेसिक जाना है, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैटर इन इशू क्या है। अब अगर आपने वो चीज़ को सही से ग्रास्प किया होगा तो रेस जुडिकेटा विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और अगर आपको यही नहीं मालूम कि व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल, अब आपको टाइटल ही नहीं मालूम, पार्टीज़ ही नहीं मालूम, आपको रिलेशनशिप ही नहीं मालूम कि सब्जेक्ट मैटर से क्या होता है, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं लैग फील करेंगे। तो टाइटल जो है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। टाइटल मैटर इन इशू मतलब मैटर इन इश्यूज जो रहते हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के लिए एक बहुत वाइटल पीस ऑफ पार्ट बन जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर, सेम पार्टीज़।
पार्टीज सेम होनी चाहिए दोनों ही सूट में, फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट के अंदर पार्टीज सेम होना चाहिए। फिर सवाल ये आता है, अगर मान लीजिए को प्लेंटिफ हैं तो को प्लेंटिफ के बीच में क्या रेस जुडिकेटा लगेगा, या को डेफेंडेंट्स हैं, मतलब एक डेफेंडेंट ए ने अगर बी और सी के खिलाफ सूट फाइल किया और बी और सी के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस केस में क्या को डेफेंडेंट्स के ऊपर रेस जुडिकेटा लग सकता है। मतलब अगर बी और सी ये सूट नंबर 1 के अंदर उनके बीच में डिस्प्यूट है और अगर उसके बाद बी ने सी के ऊपर सूट नंबर 2 फाइल कर दिया, तो क्या इस वाले कोर्ट का रेस जुडिकेटा का बार लगेगा, क्या कॉम्पिटेंसी उसके ऊपर इफेक्ट आएगी, दैट वी विल डिस्कस। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, 6th पॉइंट अपन बात करेंगे, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और साथ में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 8 ऑफ सेक्शन 9। उसके बाद आता है मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। अब ये भला क्या है और ये किस तरीके से डिफरेंट है मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इश्यूज़ के साथ, और यहीं पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को भी हम समझेंगे। क्या प्लेंटिफ रेज कर सकता है प्ली रेस जुडिकेटा की? देखिए डेफेंडेंट को फ़ायदा आएगा, बट क्या प्लेंटिफ अगर चाहे तो वो रेस जुडिकेटा का प्ली रेज कर सकता है? इस चीज़ का प्रश्न का जवाब भी मैं आपको दूंगा। और लास्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा उन केसेस में वेयर फॉर्मर कोर्ट्स डिसीजन वाज बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन, एररनेस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के बेसिस पे, अगर पुराना जजमेंट फॉर्मर सूट दिया गया है और उस केस में क्या रेस जुडिकेटा सब्सिक्वेंट कोर्ट पे लगेगा, तो ये भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग डिकोड करेंगे रेस जुडिकेटा के अंदर, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि रेस जुडिकेटा एक्चुअली है क्या। क्योंकि रेस जुडिकेटा की एक प्ली ऐसी है जो बहुत आसानी से रेस की जाती है और उसमें हमें बहुत बार समझ नहीं आता कि रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लब होकर आ रही हैं। अब मान लीजिए एक केस में मैंने आपको जब ऑर्डर 7 रूल 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि कुछ केस लॉस वगैरह मैं आपको बताऊंगा, और उसमें एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि क्या रेस जुडिकेटा ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर आ सकता है। क्या डिफेंडेंट अगर रेज कर रहा है ऑब्जेक्शन दैट द सूट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा, कैन एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी इज टेनेबल? उस केस के लिए एक केस लॉ लिख लीजिए और उसके बाद फिर अपन इस क्लास को समाप्त करेंगे। पांडुरंगन वर्सेस टी जया रामा जमा चेटियार एंड अनदर 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 698। और इसी के अंदर इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर यही इशू उठा था कि वेदर एन ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा कुड बी टेकन to bar the suit under order 7 rule 11, can the plaint be rejected on the basis of res judicata, and the Supreme Court had clearly mentioned that the plea of res judicata cannot be the ground to reject the plaint under order 7 rule 11 sub rule D या sub clause D आप बोल दो, when it is barred by any law। ठीक है, under order 7 rule 11D only averments in the plaint are to be considered and the defendant defense cannot be looked into, and in this case res judicata ki plea, if it is raised by the defendant, so the defendant evidence has to be looked into। भाई defendant इसके अंदर बताएगा, defendant को ये प्रूव करना पड़ेगा जो ऊपर हमने मैटर्स डिस्कस करे कि फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है, उस कोर्ट में मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू था, पार्टीज सेम हैं, अपरेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट जो है यू कैन नॉट डिसाइड वेदर द प्लेंट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा एंड और
not. So the adjudication of plea of res judicata requires consideration of pleading issues and decisions from the previous suit, which is beyond the scope of Order 7 Rule 11, because Order 7 Rule 11 is dealt purely on the averments of the plaint. That means it is a demerits claim and evidence cannot be looked into. Neither the evidence of the plaintiff will be looked into nor the evidence of the defendant will be looked into while deciding Order 7 Rule 11, because the merits is not touched. So the res judicata is to be decided in the trial after the evidences are being pursued by the court and the evidences are being delivered by the defendant, and the plaintiff had an opportunity of cross examination when the evidence of the fact that the previous suit was there, that previous court was competent court, the parties were same, we were litigating under the same title, we had stepped into the shoes of our former predecessors. Everything what we have discussed in section 11 so far, that is to be proved by the defendant, and only then the plea of the res judicata can be satisfied, which is out of the purview of Order 7 Rule 11. So in this Pandurangan versus T. Jayarama Chettiar, Honorable Supreme Court had specifically dealt with this इशू, राइट. तो चलते चलते पासिंग रेफरेंस में अपन ने ये केस लॉ लिख लिया. यू कैन सी ऑन द वेबसाइट ऑफ द लाइव लॉ, और आप चाहें तो जो मैंने आपको बताया इसके आप 2 लाइन के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी. मिलेंगे अगले नई CPC के वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.